अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को न सिर्फ अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि अमेरिका लाकर कोर्ट में पेश कर उन पर आरोप भी तय कर दिए। मादुरो पर अमेरिका में केस चलेगा, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई बात की है या अमेरिका अपनी पुरानी प्लेबुक का इस्तेमाल अपने फायदे और दुनिया की बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए कर रहा है? अमेरिका की पुरानी प्लेबुक इसे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो वेनेजुएला में किया गया ठीक वैसा ही 1989 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में पनामा में किया गया था। तब पनामा के राष्ट्रपति मैनुअल नोरिएगा को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया और अमेरिका लाकर केस चलाया। अमेरिका की जेल में उन्होंने कई साल भी बिताए। हालांकि पनामा और वेनेजुएला में अंतर है क्योंकि पनामा छोटा मुल्क था, वहां अमेरिकी बेस मौजूद था, यानी अमेरिका की मौजूदगी थी। वेनेजुएला बड़ा देश है, वहां अमेरिका की जमीन पर मौजूदगी नहीं है। पनामा में अमेरिका ने अपने बेस पर मई 1989 में हुए चुनाव में जीते गुलेर्मो एंडारा, जिसके चुनाव को नोरिएगा ने मानने से इनकार कर दिया था, और उसके साथ 2 उपराष्ट्रपतियों को शपथ दिलवाकर सत्ता हस्तांतरण भी आसानी से कर लिया था, जैसा वेनेजुएला में करना संभव नहीं था। इसी वजह से वेनेजुएला में इस वक्त मादुरो के समर्थकों के पास ही सत्ता है, क्योंकि अमेरिका वहां लंबी लड़ाई में फंसना नहीं चाहता है, जमीन पर उतरना नहीं चाहता है। लेकिन जब पुरानी प्लेबुक की बात हो रही है तो नोरिएगा पर भी ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप थे, मादुरो पर भी वही आरोप लगे हैं। नोरिएगा पर कार्रवाई करने के लिए तब सरकार ने यह तर्क दिया था कि ये अमेरिकी घरेलू कानून के तहत किया गया है। अपनी कार्रवाई को कानूनी तर्क के जरिए सही ठहराने के लिए तब अमेरिकी सरकार की मदद की थी विलियम बार ने। उन्होंने अमेरिका की नीति को लीगल जस्टिफिकेशन दिया था, यानी कानूनी तर्क से उसे सही ठहराया था। विलियम बार 1989 में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे ऑफिस ऑफ लीगल काउंसिल यानी OLC में। बार ने एक गुप्त कानूनी राय लिखी जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि अमेरिका किसी अन्य देश में बलपूर्वक प्रवेश कर सकता है और मेजबान सरकार की सहमति के बिना मादक पदार्थों की तस्करी या आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए वांछित व्यक्तियों का अपहरण कर सकता है। इस राय ने ऑपरेशन जस्ट कॉज, जो पनामा में चलाया गया, उसको कानूनी आधार प्रदान किया, जिसके बाद दिसंबर 1989 में नोरिएगा को पकड़ने के लिए अमेरिका द्वारा पनामा पर आक्रमण किया गया। विलियम बार बाद में बुश सरकार में अटॉर्नी जनरल भी बने और 2019 से 2020 तक ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी वो अटॉर्नी जनरल थे, लेकिन बाद में ट्रंप से उनके मतभेद हो गए। अब यही तर्क अमेरिका एक बार फिर दे रहा है। अमेरिका ने UNSC की वेनेजुएला पर बुलाई गई बैठक में कहा कि मादुरो पर कार्रवाई अमेरिका के कानून के तहत की गई है, यानी घरेलू कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का तर्क तो दिया भी नहीं जा सकता है। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन है, UN चार्टर का उल्लंघन है। UN चार्टर के अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि सभी सदस्य देश अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने या उसको धमकी देने से बचेंगे या ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के खिलाफ हो। लेकिन जब 3 जनवरी को निकोलस मादुरो को उनके घर से उनके देश में घुसकर अमेरिकी सेना ने उठा लिया तो इस UN चार्टर की धज्जियां उड़ा दी गई। वैसे ऐसा नहीं है कि UN चार्टर की कोई पहली बार धज्जियां उड़ाई गई हो और बाकी की दुनिया ने कुछ नहीं किया। अमेरिका लेकिन घरेलू कानून के तहत की गई कार्रवाई का तर्क दे रहा है। अमेरिका की वेनेजुएला पर कार्रवाई तभी कानूनी मानी जा सकती थी जब उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिली होती या अमेरिका आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा होता, लेकिन इन दोनों में से किसी भी बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। दुनिया के देश भले ही करें कुछ ना, लेकिन निंदा भरपूर कर रहे हैं। सब नहीं, कुछ देश तो कर ही रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का वेनेजुएला पर आक्रमण है, लेकिन क्या इससे ज्यादा भी कुछ होगा? तो अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोई कुछ भी और ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है। अब आगे क्या होगा? क्या अमेरिका लैटिन अमेरिका के और देशों पर भी ऐसा हमला करेगा? ट्रंप ने कुछ देशों का नाम लेकर उन्हें धमकी दी है, जैसे कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है, और मेक्सिको। इसके अलावा ईरान को लेकर भी धमकी दी है। लेकिन ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं, ये अमेरिका की नई नेशनल स्ट्रैटेजी सामने आने के बाद साफ हो गया था। अब अमेरिका अपने पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करेगा, यानी पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर। लेकिन ये नीति में बदलाव क्यों? क्योंकि पिछले कई दशकों से अमेरिका का केंद्र मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड पर रहा है। अब ये साफ तौर पर लैटिन अमेरिका पर केंद्रित होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया उसके जरिए बाकी देशों को धमकाने और डराने का इंतजाम कर लिया है।
यानी अब अमेरिका भले ही दुनिया का पुलिस वाला बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपने पड़ोस में वो फुल गुंडागर्दी भी करेगा और हाथ में डंडा लेकर सबको अपने रास्ते पर लाने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी करेगा। अमेरिका की नई नीति की वजह से प्रो अमेरिका, प्रो ट्रंप होने की अब एक होड़ शुरू हो सकती है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और एल सल्वाडोर के नायब बुकेलेले के रिश्ते अमेरिका से बेहतर हैं तो वो फायदे में हैं। क्यूबा के मिगुएल डायज और निकारागुआ के डेनियल ओर्टेगा पर दबाव बढ़ेगा। साथ साथ कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर भी दबाव बढ़ेगा, जो दबाव ट्रंप ने बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन पुरानी प्लेबुक का इस्तेमाल यहां भी हो रहा है। जैसे 9/11 के बाद किया गया था, ठीक वैसे ही 1 दर्जन से ज्यादा लैटिन अमेरिका के ड्रग कार्टेल और आपराधिक समूहों को विदेशी आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। लैटिन अमेरिका के ड्रग स्मगलरों को वेस्टर्न हेमिस्फेयर का अल-कायदा कहा जा रहा है, जिसके जरिए ट्रंप प्रशासन घरेलू समर्थन जुटाने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। ट्रंप ने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति को माफी देकर चुनाव पर प्रभाव डालने की नीति को अपनाया, तो वहीं अर्जेंटीना के होवियर मिले की जीत से बेल आउट पैकेज को जोड़ा था। ट्रंप की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा देशों में लैटिन अमेरिका में अपने समर्थन को बढ़ाएं, सीधे तरीके से या जोर जबरदस्ती से या धमकियों से या फिर सीधी ताकत के इस्तेमाल के जरिए। लेकिन ये भी पुरानी प्लेबुक ही है, क्योंकि 1904 में थियोडोर रूजवेल्ट ने बिग स्टिक नीति का इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए उन्होंने आक्रामक हस्तक्षेप के माध्यम से अमेरिकी प्रभुत्व को स्थापित किया। इसे मॉनरो डॉक्ट्रिन के रूजवेल्ट कॉरोलरी द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। इसने ही अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जिस पर अब ट्रंप अपनी ताकत को आजमाना चाहते हैं, उसमें इंटरनेशनल पुलिस फोर्स के रूप में स्थापित किया, जिसका मकसद लैटिन अमेरिकी देशों में दीर्घकालिक अस्थिरता या ऋण संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए दखल देकर यूरोपीय दखलंदाजी को रोकना था। इस नीति का लक्ष्य अमेरिकी हितों की रक्षा करना और स्थिरता सुनिश्चित करना था, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण पनामा नहर के निर्माण का प्रयास है। अमेरिका अपने फायदे के लिए पुरानी प्लेबुक के कुछ चैप्टर्स का इस्तेमाल एक बार फिर कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अमेरिका अपने आसपास के इलाके और वहां के तेल और खनिज पर पूरा नियंत्रण चाहता है, और चीन भी अपने इलाके में ऐसा ही करेगा, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि तेल पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। साथ ही अपने पड़ोस में चीन और रूस के बढ़ते दखल को भी वो नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं। अब दुनिया में यही बदलते हुए देखेंगे, जहां अपने अपने इलाके के छोटे और कमजोर देशों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश होगी, ये कहा जा रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतें क्या अब इसी रणनीति पर आगे बढ़ने वाली है, और इसी के तहत क्या अमेरिका अपनी पुरानी प्लेबुक का एक बार फिर इस्तेमाल कर रहा है।